मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप देख सकें। कल तक रियासत जम्मू कश्मीर और आज मरकजी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का सूरत हाल किस तरह है, क्योंकि जब से यूटी घोषित हुआ है उसके बाद माना जाता है कि जम्मू कश्मीर में विकास होगा, तरक्की होगी और रोज़गार के मौके होंगे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर रविंदर रैना साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब यूटी यहाँ पर है, 4-5 फ़ायदे गिना सकते हैं कि जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को यूटी बनने का होगा कि यहाँ से करप्शन खत्म होगा, यहाँ बेईमानी खत्म होगी, गद्दारी खत्म होगी, यहाँ गुंडागर्दी खत्म होगी, यहाँ लूटपाट खत्म होगी। हर एक बशर को, हर एक शख्स को उसका हक मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मोदी साहब का मिशन है उसको हम लागू करेंगे। ये गुंडागर्दी सिर्फ जम्मू कश्मीर में थी या मुल्क की दूसरी रियासतों में भी है? ये जो गुंडागर्दी लूट खसूट की थी, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में था या मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी है? धारा 370 के कारण जब मैं बताता हूं, मैंने 370 की बात नहीं की, मैं यूटी और रियासत की बात कर मैं बताता हूं ना। गुंडागर्दी आपने पूछा ना, गुंडागर्दी की आपने एक्सप्लेनेशन मांगी तो मेरे को उसका जवाब देना है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के कारण प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में लोकपाल लागू नहीं होता था। पूरे मुल्क के अंदर एजिटेशन हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी की, जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो कभी नहीं बना। जहां पर ये लागू था, जहां पर लागू था वो रियासत तो नंबर 1 पे है, बिहार। आप मेरे को बोलने ही नहीं, मेरा पहले आप जो कहते हैं मैं उसी के साथ ही ये सेंटेंस पूरा होने दीजिए ना। आप एक नामा निगार के नाते से हैं, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप 50 सवाल पूछो, मैं आपके 100 सवालों का जवाब दूंगा। आप सवाल पूछो लेकिन जवाब सही दे दो। मैं सही दूंगा, जब मेरा जवाब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप दूसरा सवाल करो, अगर आप मुतमिन नहीं है तो। ठीक है। रियासत जम्मू कश्मीर में 370 ने सिर्फ चंद सियासी फैमिलियों की परवरिश की, आम लोगों की क्या परवरिश हुई? मेरे को बताओ ना, 370 के कारण जम्मू कश्मीर का कोई एक फायदा हुआ है? मेरे को बताओ। मैं 370 के फायदे नहीं गिनता हूं, मैं बोलता हूं यूटी के कौन से फायदे। मैं बताता हूं ना, क्योंकि जम्मू के लोग भी अब कहते हैं कि अब डिमोशन हुई है, अब अगर ये प्रमोशन है तो पूरे मुल्क के अंदर कर लो। आप मेरे को सवाल का जवाब ही नहीं देने देते। आप थोड़ा सब्र से सवाल पूछा है ना जनाब ने, अब जनाब ने सवाल पूछा है, मैंने सब्र से सुना, जनाब मेरे जवाब को भी सब्र से सुने। चलो जवाब दीजिए। 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आम लोगों को नुकसान दिया है, आम लोगों को। 70 साल यहां के हुक्मरान कहते रहे हम यहां की डेवलपमेंट करेंगे, हम यहां, आज भी 5 लाख बच्चे हर साल हमारे जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं, नौकरियों के लिए जाते हैं, एमबीए के लिए जाते हैं। किसी को जरा सा किडनी में प्रॉब्लम होती है, किसी को लिवर में प्रॉब्लम होती है, चलो एम्स जाते हैं, अपोलो जाते हैं, मेडांटा जाते हैं। क्यों जाते हैं? यहां क्यों नहीं आज तक ये चीजें एस्टेब्लिश की गई 70 साल में? वजह क्या है? वजह ये थी, सेंटर से पैसा आता था, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लूटपाट थी, गुंडागर्दी थी, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला। अब जबकि वो निजाम खत्म हो गया, अब यहां एंटी करप्शन ब्यूरो आ गया, यहां लोकपाल नियुक्त होने वाला है, और उसके बाद मेरा सिंपल सा सवाल है, यहां पे करप्शन था, लोग खराब थे या कि सिस्टम में खराबी थी? सिस्टम में खराबी थी। आप भी उस सिस्टम का हिस्सा बने, क्या आप उसको दुरुस्त नहीं कर पाए? हमने पूरी कोशिश की, हमने भरसक प्रयास किया। असेंबली के अंदर जबरदस्त मैंने एक तहरीक लड़ी, जबरदस्त मैं लड़ता था, करप्शन के खिलाफ बोलने वालों में से था, और वाहिद में शख्स हूं, शायद कश्मीर के नेता भी उस रोज लेफ्टिनेंट उमर फयाज के घर नहीं गए होंगे जब वो शहीद हुए थे। एसएचओ फिरोज अहमद डार जब कंगन में अच्छा बल में शहीद हो गए, संगम में उनके घर में कोई नहीं गया होगा, रविंदर रैना गया है। डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब को शब कदर की रात लिंचिंग करके मार दिया गया, मैं उनके घर गया। खुशबू जान को शोपियान में मारा, इशरत मुनीर को पुलवामा में मारा,
8 साल के बच्चे आतिफ मीर को बड़गाम में मारा, यहां से कोई नहीं गया, हम गए क्योंकि हमको तकलीफ होती थी। ये हमारे लोग हैं, कश्मीर के बच्चे मेरे बच्चे हैं, कश्मीर के भाई बहन मेरे बच्चे हैं, मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। जब हमारे किसी बशर का, हमारे किसी फैमिली मेंबर का यहां खून जमीन पर गिरता है, हमें तकलीफ होती है। तो ये सिस्टम में कहां खराबी थी, ये लोगों में खराबी? ये लोगों में नहीं खराबी थी, अब भी वही लोग हैं, अब भी वही लोग में, ये उन हुक्मरानों में खराबी थी जिन्होंने इस दहशतगर्दी को आगे चलाया, सेंटर से आने वाले माल को लूटा, गरीबों के, कश्मीरी अवाम के सेंटिमेंट्स को भड़काया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। और जब चीफ मिनिस्टर बने, जब मिनिस्टर बनो तो ठीक, जब मिनिस्टर से हटे, चीफ मिनिस्टर से हटे तो पाकिस्तान, मिनिस्टर बने तो हिंदुस्तान। ये डबल स्टैंडर्ड था इन लोगों का। यहां कश्मीर अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, डबल स्टैंडर्ड था, और आप भी उन्हीं हुक्मरानों के साथ रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा बने। हमने कोशिश तब नहीं जानते थे क्या ठीक करना, इंसान कोशिश करना इंसान का फर्ज नहीं होना। तो रविंदर रैना साहब भी पीडीपी के डिफेंस में बातें करते थे, बयान देते थे। कब? जम्मू से लेकर कश्मीर तक। आपने तभी तो मेरी कवरेज नहीं की, पहली बार। मैं तभी बोल रहा हूँ कि आप तो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जाते थे और महबूब मुफ्ती के हक में बोलते। सबसे ज्यादा मेरे से अगर कोई दुखी रहता था कोalition सरकार में, वो महबूबा जी रहते थे। अक्सर बीजेपी के लोगों को बोलते थे ये रविंदर रैना हुकूमत का हिस्सा है कि ये अपोजिशन का हिस्सा है। मैं सच बोलता था, मैं लड़ता था। एक बारामूला के डीएसपी ने एक गाड़ी चेक की, वीसी की, वो कश्मीरी था, वो मुसलमान था, लेकिन जब असेंबली में इंजीनियर रशीद ने उसके खिलाफ मोशन उठाया, कोई खड़ा नहीं हो गया, रविंदर रैना खड़ा हो गया। और बारामूला का वो कश्मीरी मेरा नौजवान, मेरा पुलिस अफसर था, उसके हक में मैं लड़ा। क्यों लड़ा? सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, ईमान के लिए, सच के लिए। आज यूटी हो गई, पहली बार पंचायतों को पावर्स दिए गए। 70 साल सरपंचों पंचों को गुलाम बना के रखा था, यरगमाल बना के रखा था पुरानी हुकूमतों ने। एमएलए के इलेक्शन होना चाहिए। इससे पहले भी ये हो सकता था, ये चीजें उससे पहले भी हो सकती थी। कांग्रेस भी इस चीज के लिए काम कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कम तादाद में थी। भारतीय जनता पार्टी तब बहुमत में होती तो शायद कर लेती, जो आज आप कहते हैं कि इन्हें बाकी राइट्स मिले हैं, लेकिन तब लोगों ने, बीजेपी ने दिए, तब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी 70 साल में पहली बार रियासत, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किले से अनाउंसमेंट की, हम जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शन कराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, बाइकाट करो जी इलेक्शन पंचायतों के। पंचायत इलेक्शन तो उससे पहले भी हुए हैं, थोड़ा सा सब्र करें। पंचायत इलेक्शन तो उससे पहले भी हुए हैं, मेरी बात मतलब ये नहीं कि पहली बार हुए हैं। आप एक नामा निगार हैं, आप एक नामा निगार की हैसियत। मैं हकीकत बता रहा हूँ। नहीं, हकीकत मैं जानता हूँ, मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ, तभी मैं बोल रहा हूँ। तब तो पता नहीं आपके पार्टी के लोग भी उस चुनाव का हिस्सा बने। नहीं, यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस थी जिन्होंने पंचों सरपंचों के इलेक्शन को कहा मत होने दीजिए। हमने कहा होने देंगे, ये तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वो कहते थे 87 एमएलए के इलेक्शन कराओ, 40,000 पंच सरपंच नहीं बनने चाहिए। मोदी साहब ने कहा क्यों नहीं बनना चाहिए? क्या ये डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है? और जब इन्होंने बाइकाट कराया, हमने इलेक्शन कराया, इलेक्शन हुए, इनको पावरें दी पहली बार। वरना एनसी कांग्रेस की हुकूमतों में क्या होता था, सरपंच किस लिए रखे होते थे? इसलिए रखे थे। डिफेंस नहीं कर रहा हूं, बल्कि मोटे तौर पर मुझे बताए। नहीं, मेरा जवाब नहीं पूरा हुआ है। आप सही जवाब, मैं अपना जवाब दूंगा पूरा, उसके बाद आपका अगला सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी की तरफ फेंकते, लेकिन मेरे सवाल का नहीं जवाब देते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। आपने बोला यूटी का क्या फायदा होगा, बता रहा हूँ ना आपको। यूटी का फायदा ये होगा, तीन चीजों पे मुझे बताया। रोजगार, आप रोजगार कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, और सिक्योरिटी सिनेरियो कहते हैं। मुझे बताइए कहां पे? मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं ना, मैं डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। कहां से आ सकती? मेरे को डेवलपमेंट का मुद्दा पूरा होने दीजिए मेरे भाई, आप क्यों परेशान हैं? नहीं, डेवलपमेंट तो आने वाली बात है, वो देखने वाली बात है कि किस तरह होगी। आप मेरी बात तो सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। आपने 3 मुद्दे बोले ना, मैं तीनों का जवाब देता हूं, लेकिन आपको थोड़ी देर सब्र करना पड़ेगा, आपको मेरा जवाब सुनना पड़ेगा। डेवलपमेंट कैसे होती है?
80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अनाउंस किया। जब कश्मीर में फ्लड आ गया, कश्मीर डूब रहा था, श्रीनगर लाल चौक, यही प्राइम मिनिस्टर मोदी था, दिवाली के दिन आके लाल चौक में उतरा था, कश्मीरियों को गले लगाया था। पैसा उसको खुद आके नहीं देना था, उस वक्त की सरकार को देना था। वो पैसा अगर इन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, वो मोदी साहब ने नहीं किया, यहां के हुक्मरानों ने किया। उसकी देख रेख, उसकी जांच पड़ताल, वो सही डिस्ट्रीब्यूट होता, इसका फर्ज यहाँ के हुक्मरानों को था। एक सवाल एक सवाल यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, जिन लोगों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उस चीज का खुर्द बुधवार जो पैकेज मरकज से आया है, वो सारा डिस्बर्स कहीं ना कहीं बीजेपी और पीडीपी कोalition में हुआ है। उस वक्त की सरकार किसकी थी? 2014 में फ्लड आया, हाँ। फिर सरकार आई और पैकेज हमारी सरकार का 2015 में आई। मैं वही बात 17 मार्च 2015 में आई जनाब। लोगों को देना था वो एक साल पहले कौन था? 2015-16 में वो लोगों तक पहुंचाया गया। एक साल पहले कौन था? तो आपने अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लगाई? एक साल कौन था यहाँ? आपने उनसे असेंबली में जवाब क्यों? क्योंकि यहाँ 370 थी और एंटी करप्शन कानून नहीं था, इसलिए यहाँ लूट खसूट की गई। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो जो आज बना है, ये उस वक्त होता, किसी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर विजिलेंस कमीशन भी था, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कमीशन भी था, यहाँ पर सरकार भी। नाम के थे, उनके हेड नहीं थे। डिप्टी सीएम तो आपका था, क्यों नहीं काम लिया? ये मैं 2014 में, हम तो 16-17 की बात में 2000 जब पैकेज का अनाउंस हुआ 2014 में हुआ ना, हम 17 मार्च 2015 को ये कोalition बनी। बीच के सिलसिले में, बीच के पीरियड में ये पैसा जिन जिन डिपार्टमेंट्स को दिया गया, जैसे फ्लड रेस्टोरेशन के पैसे दिए गए, पीएचई इरिगेशन को दिए गए, आरएनबी को दिए गए, वो पैसे कहां चले गए? लूट खसूट हो गई। मैं वही बात बोलूं, लूट खसूट हुआ है, लोग भी कहते हैं, इसलिए लोग भी कहते हैं। लेकिन इसमें आप सुनो ना, इक़्तिदार में थे तो उनसे जवाब क्यों नहीं मांगा? हमने मांगा ना, हमने मांगा। कितने लोगों को आपने अरेस्ट कराया? आज भी देखो कितने लोगों पर उसके केस चल रहे हैं और पकड़ के इनको कितने इस समय बेल पर हैं। तो ये किस कानून के तहत ये केस हुए? ये अभी चूंकि एंटी करप्शन ब्यूरो, ये पुराने निजाम के तहत ही हुआ ना। आप नहीं चाहते हैं यूटी कल से लागू हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो जब गवर्नर साहब ने बनाया, जब यहाँ सतपाल मलिक साहब आ गए, बिल्कुल, उनको मोदी साहब ने कहा कि यहाँ करप्शन करने वालों को जेल के सलाखों के पीछे डालो। ये आपका जेके बैंक लूट के खा गए थे लोग जनाब। ये शुक्र करो ये पुराने गवर्नर सतपाल मलिक साहब आए। मैं यही बात कर रहा हूँ, गवर्नर साहब कर पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। मैं यही बात बोल रहा हूँ। तो गवर्नर साहब किसके थे? नहीं, जब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर, नहीं, गवर्नर साहब किसके थे? जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर निर्मल सिंह साहब थे, तो आप क्या ये मानते हैं वो नहीं कर पाए? हुकूमत चीफ मिनिस्टर की होती है, डिप्टी की नहीं होती है जनाब। कहाँ रहते हो? तो फिर आप उसका साथ दे रहे थे? हमने उनको ठीक करने की कोशिश की, जब नहीं ठीक हुए तो गवर्नर फेल हुए उसमें ठीक कर, तो गवर्नर रूल लगा के ठीक किया ना। सतपाल मलिक साहब को भेजा जाके ठीक करो, और उसने करके दिखाया। अपने हाथ में हमने सारा कंट्रोल लाया, हम डोर अपने हाथ में रखी, सिस्टम ठीक किया। अगर हम सिस्टम ठीक नहीं करते, जम्मू कश्मीर के लोगों का पैसा लूट के खाना था इन लोगों ने, और खाया इन लोगों ने। इन लोगों ने वो पैसा खाया। शायद जिनकी हमदर्दी आपके दिल में है, उन लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर के कश्मीरियों को बर्बाद किया जनाब। चलो, जिनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, उन्होंने 70 साल लूटा कश्मीरियों को। बेहतरीन जज है वो, बेहतर जान सकते हैं कि जो मैंने सवाल पूछा और आपने क्या। जब वो चीफ मिनिस्टर बनते थे, आखिर पर जब वो चीफ मिनिस्टर बनते थे तो भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जब चीफ मिनिस्टर से आवाम हटाती थी, उनकी वकालत तो कहते थे पाकिस्तान, बंदूक वाले। मैं उनकी वकालत, हुर्रियत वाले, ना मैं उनका डिफेंस करने के लिए आया हूं और ना मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि जनरल पब्लिक सफरर है। यूटी घोषित, जनरल पब्लिक सफरर है। यूटी घोषित और कोई जश्न नहीं, जनरल पब्लिक सफरर है। और आप मीडिया वालों ने जनरल पब्लिक की बात नहीं की। मैं जनरल पब्लिक की ही बात कर रहा हूं। लोगों ने हुर्रियत, जमात, उनको बयान आगे रखे। तरफ छोड़ता हूं सभी पॉलिटिकल ग्रुप। आप लोगों ने जब कल यूटी घोषित हुआ तो जश्न क्यों नहीं हुआ? हड़ताल क्यों हुई? जबरदस्त। कहां? कश्मीर में। हड़ताल किसने रखी थी? कोई ऐलान नहीं, लोगों ने खुद किया। लोग नहीं करते। ना ही आज हुर्रियत ने कॉल दी, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट पे, न कांग्रेस कहीं पर है। जनरल पब्लिक एहतजाज पे है, हड़ताल कर रहे हैं लगातार। 5 अगस्त से हड़ताल आपको मानना पड़ेगा। ये बंदूक की नोक पर है।
क्या बात कर? जब ट्रक ड्राइवर, मैं बात करता हूं ना, अब आपने ट्रक ड्राइवरों की बात क्यों नहीं की कि उसमें क्या कश्मीरी नहीं थे जो मारे गए थे? हम तो बात कर रहे हैं हर वक्त। जिसको बिजबिहाड़ा में मारा उतार के वो कश्मीरी नहीं था? आज भी जो इंसिडेंट हुआ उसकी भी बात। जिसको तराल में मारा गया वो कश्मीरी मुसलमान नहीं था क्या? लेकिन आप लोग उनकी बात नहीं करेंगे। हम हर किसी की बात करते हैं, क्योंकि आप में जुर्रत नहीं है। नहीं, हम हर किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि आप ही जुर्रत दिखाए, आप ही बताइए कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं लोग? आप लोग इसलिए जुर्रत करिए, आप मुझे बताइए कि जो ट्रेडर्स बॉडी आपकी बंद है, जो मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन लीडर्स बंद है, जो पॉलिटिकल लीडर्स बंद है, ये बताइए कि किस चीज को लेकर बंद है? अगर कोई दहशतगर्द आके जो ट्रेडर को गोली मारेगा, जान तो एक चींटी को भी प्यारी होती है ना। किस चीज पे उनको गोली मारे? पाकिस्तान है ना। किस चीज पे? ट्रेडर्स को क्यों गोली मारे? आपको भी डर लगता है ट्रेडर्स को क्या नाम लोगे? ट्रेडर्स को नहीं, आप घुमा फिरा कर मेरे सवाल का जवाब मत दे। बेहतरीन जज है, लोग जो देख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ट्रेडर्स को क्यों मारेंगे? ट्रेडर्स को मारा ना यहाँ बट मालूम के अंदर, जिसको भट्ट साहब को मारा। तो ये खतरा आगे भी रहेगा, तो ये बार बार बंद रहेंगे। कश्मीर को ये बदनसीबी है कश्मीर की। मैं आपके सवाल का जवाब, आपने पूछा ना, थोड़ा सब्र करिए ना, सब्र करिए। एक जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल पूछना, फिर सवाल सुनना और टू द पॉइंट जवाब भेजना। आप सुनना तो सुनो ना, सुनने की भी मादा रखो ना, खाली बोलने का मादा मत रखो। तो सुनो ना, सुनते तो हो नहीं आप लोग गांव गांव में जाओ। जितना पैसा मरकज ने 70 साल में दिया ना, सोने की सड़कें बन गई होती कश्मीर में। डल झील की सफाई पर ही अरबों खरबों रुपया आज तक लूटा है सियासतदानों ने। लंदन में होटल किसके हैं? दुबई में होटल किसके हैं? कश्मीरियों को लूटा है, ये बात मानो। अफराद से तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नहीं। आम लोगों की बात करो। मैं ये नहीं कहता हूँ आम लोगों की बात करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पार्टियां सही थी। एक मिनट सुनो, सिस्टम में कहां सुनो मैं बताता हूँ ना। आम लोगों में खराबी नहीं है। शुपियान, पुलवामा, कुलगाम, त्राल, बारामूला, बांडीपुरा, सोपोर, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा, गुरेज, करना, टंगधार, टंगमर्ग, ये तमाम एरिया से आपका अनंतनाग, आपका बिजबिहाड़ा, डोरू, शांगस, पहलगाम, इन तमाम एरियाज में जनाब मैं पैदल घूमा हूं। हर कोई मेरे एरिया में नहीं, मैं अपनी बात करता हूं, आप भी घूमे होंगे। मैं जो लोगों से मिला हूं, जो मैंने लोगों से बात की है, मैंने ये देखा है आम कश्मीरी को लूटा गया है, आम कश्मीरी को विक्टिमाइज किया गया है, आम कश्मीरी सफरर है। इसके लिए हुक्मरान भी जिम्मेवार हैं और पाकिस्तान जिम्मेवार है। हुक्मरान जब सियासत में आए, पावर में आए तो कुछ और बात, जब पावर से निकले तो पाकिस्तान बंदूक वाले और इन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। उसके लिए तो एनआईए पहले ही काम कर रही है। वो तो हमने लगाई ना, मुफ्ती को नहीं लेंगे, वो हमने लगाई ना, फारूक अब्दुल्ला को नहीं लेंगे, वो हमने लगाई ना। मैं वही बात कर रहा हूँ, वो हमने लगाई ना, फारूक अब्दुल्ला को नहीं लेंगे, वो हमने लगाई ना। वो को कांग्रेस ने या पुराने जमाने में थोड़ी लगाई। इसलिए अब यूटी बनी है ना, डेवलपमेंट होगी, पंचायतों को 3700 करोड़ रुपया आएगा, उसकी पहली किस्त जारी हो गई है। सारा पावर्स पंचों सरपंचों को है। बीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, बीडीसी के इलेक्शन में जो चेयरमैनों को अधिकार मिलेंगे। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के इलेक्शन कराने हैं। सारा सिस्टम डेमोक्रेटिक सेटअप में लाएंगे, इससे डेवलपमेंट होगी। जो पैसा जिस गांव के लिए, जिस गली के लिए, जिस मोहल्ले के लिए आएगा वहां लगेगा। लोगों को लगेगा कि नहीं, अगर हुकूमत ने हमारे लिए पैसा भेजा या हमारे गांव में हमारे डेवलपमेंट के लिए लगा। एक रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मैंने आपको पहले कहा एवेन्यूज रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर आएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा, बड़े बड़े होटल्स आएंगे, बड़े बड़े यहाँ हॉस्पिटल्स आएंगे, इससे पहले इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स आएंगे। इससे पहले नहीं हो सकता था, इससे पहले हुआ नहीं ना 70 साल में। मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता था, क्या हुआ ही नहीं ना, अब होगा। एक कश्मीर के गांव के अंदर रहने वाले अगर कोई हमारी बहन है, उसको कोई परेशानी होती है, कोई इंडस्ट्री यहाँ पे एस्टैब्लिश करनी है, कोई नया हॉस्पिटल यहाँ पे लगाना है, कोई होटल बड़ा लगाना है, तो पुराने निजाम में क्या दिक्कत थी? पुराने निजाम में दिक्कत थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। पुराने निजाम में उसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। यहाँ अगर कोई अपोलो हॉस्पिटल, जैसे अब हमको जानकारी लग रही है कि अपोलो हॉस्पिटल
या मेदांता मैक्स हॉस्पिटल कश्मीर के अंदर एक अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल जैसे दिल्ली के अंदर है वो खोलने जा रहा है। अगर मैक्स हॉस्पिटल कश्मीर के अंदर खुलेगा, जो हमारे लोग छोटे से इलाज के लिए, किसी का किडनी में स्टोन हो गया, किसी के लीवर में इंफेक्शन हो गई, 5-5 लोग जाके दिल्ली जाते हैं, एयर टिकट कराते हैं, होटल में रहते हैं, कितना खर्चा आता है जनाब। वही फैसिलिटी अगर किसी को कश्मीर में, श्रीनगर में मिलेगी, क्या ये खुशी की बात नहीं है? इससे पहले भी इन्वेस्टर्स यही कहते थे कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अब देखना, इसलिए मोदी जी ने कहा आपने 70 साल पुराने निजाम के साथ देखे, 5 साल नए निजाम। हालात कैसे सुधार सकते हैं, कोई फॉर्मूला? हालात अच्छे से सुधरेंगे जब यहाँ हम पूरी ईमानदारी से काम। तरीकाकार क्या होगा, लोग भी जाना तरीके हमने वो सारा तरीकाकार शुरू किया है। नया लोग जानते हैं, लोग जानते हैं, नहीं लोग जानना चाहते हैं नया क्या है, कैसे हालात ठीक हो सकते हैं? हालात ठीक होंगे, हम लोगों का ट्रस्ट जीतेंगे। आज तो पहली बार हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लोगों से सेब लेता है, ऐसी नौबत आ गई है कि ये बेहतर सूरत की काशी है। यही तो आपकी जर्नलिज्म में यही परेशानी है। मैं यही बोल रहा हूं, आप सुनो ये सरकार मजबूरन कर नहीं, आपको ये कहना चाहिए था कि हम पाकिस्तान की मजम्मत करते हैं, दहशतगर्दों की लश्कर जैश की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो सेब का व्यापार करेगा हम उसको गोली मारेंगे। ये कहने की आपकी जरूरत नहीं है। जब सेब खराब होगा कश्मीरी का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सामने आई, हम लेंगे। इसमें नेशनल, क्योंकि कश्मीरी हमारे हैं। इसमें ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कहीं पर नहीं है, इसमें स्टेट का निजाम कहीं पर नहीं है, इसको धारा 370 के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। जब यहाँ यूटी है, अगर इस तरह की किसी को कोई काम करना होगा इसके बाद भी कर सकता है। जब यहाँ लश्कर जैश और हिजबुल वालों ने एप्पल ग्रोवर्स को, ट्रक ड्राइवर्स को और जो मंडी वालों को धमकियां दे दी कि आपने अगर सेब बेचे तो हम मारेंगे। लश्कर जैश, हिजबुल, पाकिस्तान क्या चाहता है, हुर्रियत क्या चाहती है, जमात क्या चाहता था कि ये सारी मंडियों के अंदर सेब सड़े। यही मेरा सवाल। सुनो ना, यही मेरा सवाल। यही मेरा सवाल। पहले मेरे को जवाब देना। यूटी लग गया, क्या इस पर रोकथाम हो सकती है और कैसे लगेगी? पहले मेरे को सवाल का जवाब, मेरे इसी सवाल का जवाब दीजिए। आपको तकलीफ क्यों होती है मेरे जवाब से? मुझे तकलीफ इस चीज से कि आप मेरे सवाल का रिलेवेंट जवाब नहीं देते। मैं दे रहा हूं ना, सुनो ना, जैसा भी दे रहा हूं सुनो। सवाल सिंपल है, आप जब से यूटी घोषित हुआ है, क्या इन कार्रवाइयों अब चूंकि मैं लश्कर जैश पाकिस्तान को घसीट रहा हूं ना, आपको तकलीफ हो रही है। ये तो आपका पॉलिटिकल बयान है, आप बता सकते हैं। मेरे सुनो ना, मेरी बात सुनो। जज है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने घोषित हुआ, क्या ये चीजें रुक पाएंगी अब, और अगर रुक पाएंगी कैसे? आपने मेरा सवाल का जवाब सुनना है। अगर सुनना है तो फिर आराम से मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो ना। आप अपनी सवालों में जो आपकी कसक है, हसरत है, पूरी करो, मेरे को जवाब देने दो। जब लश्कर जैश, हिजबुल, हुर्रियत और जमात इस्लामिया नहीं चाहते थे कि कश्मीरियों का सेब बिके, वो चाहते थे सेब सड़े, कश्मीरी कंगाल हो, कश्मीरियों को फाइनेंशियली डाउन करो। आम लोग जो सेब खरीदते थे उनको दहशत हो गई। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स मारे, उन्होंने एप्पल ग्रोवर्स मारे, रिटर्न में धमकियां भेजी। वो लोग हमारे पास आ गए, मेरे पास जम्मू आ गए, होम मिनिस्टर साहब के पास चले गए। जनाब, हमारे अरबों खरबों का हमारा व्यापार तबाह हो जाएगा, हमारा कोई हमें बचाओ। होम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, अमित शाह साहब ने, उनका आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका सेब खरीदेगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां से सेब खरीदा और मंडियों में दिया, प्राइवेट मंडियों में, और अच्छे रेट में खरीदा, ताकि जो कश्मीरी सेब उगाता है, जो पूरे साल मेहनत करता है, जिसके हिसाब से उसके बच्चे पढ़ते हैं, उसकी रोजी रोटी चलती है, वो बर्बाद ना हो जाए। ये हमने किया। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से किसी को कोई निराश नहीं है, लोगों ने तो इस स्टेप का वेलकम किया है। लेकिन मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब से यूटी घोषित हुआ है, क्या उसके बाद ये कार्रवाइयां रुक सकती हैं? ये हम सारी रोकेंगे, क्योंकि ये गुंडागर्दी हम खत्म करेंगे। तरीकाकार क्या रहेगा? तरीकाकार, जो बंदूक उठाएगा उसको बंदूक का जवाब बंदूक से मिलेगा। उससे पहले भी मिलता था, और कड़ा सख्ती के साथ मिलेगा। उससे पहले भी मिलता था, अब उससे ज्यादा सख्ती के साथ मिलेगा। अब वो पहले कभी नरमी होती थी ना, नरमी नहीं होगी। जो किसी का जो कश्मीरियों का खून बहाने की कोशिश करेगा, जो कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की कोशिश करेगा, हम कोई उसकी आरती नहीं उतारेंगे। कश्मीरी 99% हिंदुस्तानी है दिल से, कश्मीरी पक्के हिंदुस्तानी हैं। कश्मीरियों को बदनाम करने की कुछ लोगों की साजिश है, वो हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान जो कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है,
पाकिस्तान, लश्कर, जैश, हिजबुल, हुर्रियत और जमात इस्लामी ये कश्मीर के नौजवानों की लाशें सड़कों पर गिराना चाहते हैं, कश्मीर की सड़कों को लहूलुहान करना चाहते हैं। उनके मंसूबे हम पूरे नहीं होने देंगे। खुशहाल कश्मीर बनाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, डेवलपमेंट देंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और आप जैसे भाइयों की को साथ लेके चलेंगे।